लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन यह नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। शब्द दौलत, अमीर, दौलतमंद, धनवान, ये सारे शब्द इतने एस्पिरेशनल हैं कि हर कोई उस लीग में आना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है या दिखना चाहता है। कौन होते हैं ये अमीर लोग, और ये कैसे डिफाइन होता है कौन अमीर है कौन नहीं? क्या 1% क्लब, जैसा कि कई कंट्रीज में कहा जाता है कि अगर आप अपने कंट्री के टॉप 1% वेज अर्निंग में हैं और वेल्थ हायरार्की में हैं तो आप अमीर हैं? कोई क्लियर डेफिनेशन अमीर होने का नहीं है। इवन गूगल पर जाकर मैंने सर्च किया तो गूगल भी बहुत लूज टर्म्स में कहता है कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैसा या प्रॉपर्टी हो। इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी हाई है कि टॉप 1% पॉपुलेशन जो है वो नेशनल वेल्थ का 42% कंट्रोल कर रहा है। टॉप 10% के पास नेशनल वेल्थ का 77% है, और इसीलिए ये एज्यूम किया जाता है कि इंडिया का टॉप 10% अमीर है, टॉप 1% सुपर रिच है, राइट? आयरॉनिकली ये सच नहीं है। टॉप 10% को छोड़ना, टॉप 1% भी जरूरी नहीं है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो जैसे चाहे खर्च कर सके। इंडिया में वेल्थ जो है वो फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड है अप द चेन, और 0.1% इंडियंस 29% वेल्थ कंट्रोल करते हैं, जैसा कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट कहती है। कोई क्लियर डिफिनेशन अमीर होने का तो नहीं है, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग बेंचमार्क्स यूज किए हैं असेस करने के लिए कि कौन अमीर है। जो 3 की डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो असेस करते हैं कि आप अमीर हैं या नहीं हैं। पहला है इनकम को बेंचमार्क बनाकर, दूसरा है नेटवर्थ को बेंचमार्क बनाकर, और तीसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम को बेंचमार्क बनाकर। इसके पहले कि मैं इन बेंचमार्क्स पे डिस्कस करूं, रिच होने के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करूं डिटेल में, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप ये चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड एंड फैमिली के बीच में। आप ट्रैक टू रियलिटी चैनल को शेयर करें। हम लोग एज ए मीडिया ग्रुप ऐसे सब्जेक्ट्स पे, कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे काम करके उसको सिंप्लीफाई करके आपके लिए लाते हैं। हम लोग कहीं भी कोई कॉर्पोरेट फंडिंग या वेस्टेड इंटरेस्ट की फंडिंग पे नहीं चल रहे हैं। उस फंडिंग के लिए हमें अपनी एडिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ना ही हम टैसिटली किसी चीज को प्रमोट करते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि कौन है रिच इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इनकम को बेंचमार्क बनाकर। एनुअल इनकम ऑफ एवरेज इंडिया जो है वो है 2,35,000 रुपए। बॉटम 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 71,163 रुपए कमाता है। मिडिल 40% 1,65,000 साल के कमाता है, और टॉप 10% अप टू 13,53,000 कमाता है। टॉप 1% 53 लाख तक कमाता है। टॉप 0.1% 2.25 करोड़ रुपए के आसपास कमाता है। टॉप 0.1% जो सिर्फ 1 लाख से भी कम लोग हैं वो 10 करोड़ से ऊपर कमाता है। टॉप 0.001% 48 करोड़ तक कमाता है। अब इतने सारे स्टैटिस्टिक्स को देखकर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, राइट? आप अपने आप से कंपेयर करने लगेंगे। हम एक ऐसी इकोनॉमी में हैं जहां 25,000 रुपए की अगर आपकी मीगर सैलरी भी है महीने की तो आप इंडिया के टॉप 10% में हैं। और ये जो लो एंट्री पॉइंट है 25,000, इसको भूल जाइए। टॉप लेवल ऑफ 10% की भी बात करें, अगर हम 13,53,000 को भी बेंचमार्क बनाएं तो मंथली 1,10,12,000 रुपए के आसपास आपको अगर मिल रहा है और आप टियर 1 सिटी में रहते हैं, तो क्या ये आपके लिए अमीरी भूल जाइए, मिडिल क्लास लाइफ सस्टेन करने के लिए काफी है फैमिली के साथ? मिडिल क्लास इस देश में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता दोस्त। सच तो यह है ज्यादातर इंडियंस जो खुद को मिडिल क्लास एज्यूम करके चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ऊपर हैं। वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जहां पर आपको गवर्नमेंट से फ्री राशन मिल रहा है और सब्सिडीज मिल रही है। ये जो वेज अर्नर्स हैं जो इंडिया के टॉप 10% में हैं, वो एट बेस्ट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में रिलेटिव पॉवर्टी में कहलाए जाएंगे। क्या टॉप 1% इंडिया का पॉपुलेशन रिच है? आफ्टर ऑल वो तो 53 लाख तक कमा रहा है। वेल अगेन ये डिपेंड करता है बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर्स पे, इंक्लूडिंग आप कौन से शहर में रहते हैं,
आपकी फैमिली साइज क्या है, डिपेंडेंट्स आपके ऊपर कितने हैं, आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मुंबई में रहते हुए 53 लाख रुपए भी कमा रहा है तो रफली कैश इन हैंड उसे 3 लाख रुपए मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन इनकम टैक्स और अदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो होते हैं, राइट। अब एक मुंबई जैसे शहर में अगर आपको महीने के 3 लाख रुपए भी मिल रहे हैं और आपके साथ पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, फैमिली है और एक रनिंग होम लोन है, तो इस सैलरी में आप, जिसको क्या आजकल बड़ा फैंसी टर्म हो गया सीटीसी पैकेज, क्या ये आपको इतना पैसा हाथ में दे रहा है कि आप जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं? मुंबई में कोई भी घर 2 करोड़ से कम में अवेलेबल नहीं है और उसके लिए आपको लोन पे ईएमआई बनता है कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने के। टेक्निकली आप इंडिया के टॉप 1% वेज अर्नर में हैं, लेकिन क्या आप अमीर हैं? मैं पर्सनली ऐसे कई इंडियंस को जानता हूं जो 3 लाख 3.5 लाख रुपए की टेक होम सैलरी पे हैं, लेकिन पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जी रहे हैं। मतलब वो अमीर किसी भी बेंचमार्क से नहीं माने जाएंगे। सबसे जरूरी बात है, हाई इनकम और हाई एक्सपेंस जो है, इसने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को भी आप बैंक्रप्सी की तरफ खींचा है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो होता है वो वेल्थ का सबसे बड़ा किलर माना गया है उसको। आप फ्री होते ही नहीं हैं, आप स्लेव हैं अपनी जॉब के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो लाइफ सस्टेन करें जो आप अभी कर रहे हैं। इंडिया में अमीर जो है वो इन टर्म्स ऑफ इनकम जो है वो आपको एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है, लेकिन लैविश लाइफ नहीं दे सकता है। इसलिए इनकम अकेले डिफाइन नहीं कर सकता है कि आप रिच हैं या नहीं हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि सेम ईयरली सैलरी में कोई से 10-12 लाख रुपए की सैलरी में अगर सिंगल है, उसके एक्सपेंसेस अलग हैं, कोई पूरी फैमिली के साथ है, पेरेंट्स हैं, तो उसका एक्सपेंस अलग होता है। सो इनकम जो है एक इंडिकेटर हो सकता है, ये आपको कभी भी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकता कि आप अमीर हैं या नहीं हैं। इसी से अब आता है दूसरा बेंचमार्क, और इवैल्यूएशन का दूसरा बेंचमार्क है नेटवर्थ। नेटवर्थ को माना गया है कि इनकम से फार बेटर बेंचमार्क है असेस करने के लिए कौन अमीर है कौन नहीं, क्योंकि ये आपके एक्सपेंस और लोड बर्डन फैक्टर को हटा देता है, इनकम वाले बेंचमार्क को हटा देता है। लेकिन आपको बहुत केयरफुल होना होगा अपने नेटवर्थ को कैलकुलेट करने के लिए। इंडिया में चूंकि जनरली फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लोग एज्यूम करते हैं कि उनके पास जो जो पोजीशन है सब नेटवर्थ है। आपका पोजीशन जरूरी नहीं है कि आपका नेटवर्थ हो, ये आपका लायबिलिटी भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 1 करोड़ का एक घर है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने 80 लाख रुपए का लोन लिया है जिसका आप ईएमआई दे रहे हैं और आपका एक रनिंग अगले 20 साल तक में आपको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बैंक को देने हैं, तो वो आपका असेट नहीं है, लायबिलिटी है। असेट आपके पास वो पोजीशन है जो माइनस लायबिलिटी है, लायबिलिटी को हटाने के बाद जो बचता है, और वो पोजीशन क्वालिफाई करेगा असेट कहलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तब जब वो एक एप्रिसिएटिंग असेट हो। से फॉर एग्जांपल कार, विदाउट लोन भी अगर आपने कार लिया है तो वो एक लायबिलिटी है। सो आपको ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी कि डिफरेंस क्या है असेट में और लायबिलिटी में, और उसके बाद इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि एवरेज नेटवर्थ इंडियंस का $16,500 या 13,86,000, अगर 84 रुपए के रेट से मैं डॉलर का कैलकुलेट करूं तो मीडियन नेटवर्थ मतलब मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो $3,755 या 3,15,420 रुपए है। सिर्फ 92% इंडियंस तो ऐसे हैं जिनके पास $10,000 या 8,40,000 भी नहीं है उनका नेटवर्थ में। अब बात आते हुए कि इंडिया में रिच कौन है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ। फॉर एग्जांपल, यूएस में माना जाता है कि अगर आप $5 लाख ईयरली आप या इनकम है तो आप टॉप 1% में है। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ 1 मिलियन इन्वेस्टेबल अमाउंट को अलॉन्ग विद द प्राइमरी, एक घर के साथ अगर ये है तो वो आपको रिच पर्सन में क्वालिफाई कराता है। सिर्फ 3% अमेरिकन के पास एक घर और $1 मिलियन इन्वेस्टेबल है रिटायरमेंट के टाइम तक। अब इसमें एक फेयर क्रिटिसिज्म ये भी है कि इन्वेस्टेबल मनी की जो एज ए कॉन्सेप्ट की जो बात कही गई है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ब्रोकरेज हाउसेस का फैलाया हुआ है, क्योंकि वो आपके इन्वेस्टेबल्स मनी से उनको मतलब है, उनको आपके इन्वेस्टमेंट से मतलब है। सो वो उन्हें कोई बॉदर नहीं करता कि आपके पास बाकी एसेट्स क्या हैं। ऐसा भी कोई कंक्लूसिव
साइंटिफिक डाटा बेस्ड रिसर्च इस पे नहीं है, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि $1 मिलियन परचेज पावर पैरिटी टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, अगर परचेज पावर पैरिटी टर्म्स में है, आपके पास है, तो आप टॉप 1% रिच क्लब में हैं किसी भी दुनिया के कंट्री में, और इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। परचेज पावर पैरिटी एक ऐसा इकोनॉमिक टूल है जो कंपेयर करता है कि $1 अमेरिका $1 उस कंट्री में जो खरीद सकता है, वो आपके कंट्री में कितना पैसा उस चीज को, सेम गुड्स या सर्विस को खरीद सकता है। तो डॉलर और रुपी का जो परचेज पावर है, पैरिटी है, वो स्टैंड करता है 20.66, जैसा कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वेबसाइट पे है। सो $1 मिलियन जो है वो परचेज पावर पैरिटी में इंडिया में $2,06,60,000 बनता है। एक दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल नाइट फैन की, जो इस बेंचमार्क को और नीचे कर देती है और कहती है कि इंडिया में टॉप 1% वेल्थ हायरार्की में अगर आपके पास $1,75,000 या तकरीबन $1,47,00,000 रुपए हैं, तो आप टॉप 1% में हैं। रुकिए, सोचिए इस पर। क्या आप इस पैसे से, अगर नेटवर्थ $1,47,00,000 है, तो क्या आप इस अमाउंट, अगर इसके साथ आपके पास एक घर भी है, क्या यह काफी है आपको अमीरी की जिंदगी देने के लिए? टॉप 1%, अगर किसी भी टॉप टियर सिटी में आप रहते हैं, एक्चुअली ये बहुत फनी है कि इंडिया में करोड़पति कहलाने वाला भी एक मिडिल क्लास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, और ज्यादातर केसेस में वो रिलेटिव पॉवर्टी में है। इसको ऐसे भी देखिए कैसे हमारी जो पैसे की परचेजिंग पावर लगातार कम होती जा रही है इन्फ्लेशन से। इसमें और भी फ्लॉज हैं इस थ्योरी में, और नेटवर्थ को भी मिसलीडिंग माना गया है। इंडियंस जो है वो ट्रेडिशनली जो है वो अपना वेल्थ जो है फिक्स्ड असेट्स में, रियल एस्टेट और गोल्ड में रखते हैं, ना कि इन्वेस्टेबल ये में असेट रिच होते हैं, लिक्विडिटी पुअर होते हैं। इसीलिए वेल्थ इज, वो कहते हैं वेल्थ जो है वो परचेजिंग पावर और इकोनॉमिक मोबिलिटी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं बेंगलोर में। जब भी मैं जाता हूं वो मुझे कार पिकअप के लिए भेजते हैं, तो ड्राइवर से बातचीत के डिस्कशन में मुझे यह पता चला और मैं चौंक गया ये जानकर कि उसके पास एक पेरेंटल प्रॉपर्टी है, लैंडेड प्रॉपर्टी है राजाजी नगर में ओरायन मॉल के पास, जहां पे बिल्डर्स जो हैं वो बगल में प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं किस रेट पे? ₹20,000 पर स्क्वायर फीट। जब मैंने कैलकुलेट किया कि उसके पास लैंड प्राइस कितना है, तो उसका नेटवर्थ लैंड प्राइस से ही 8 करोड़ रुपए का आ रहा था, लेकिन एज ए ड्राइवर वो एक मीगर ₹40,000 की सैलरी पे काम कर रहा है। जब मैंने उससे इस पर फर्दर बात किया कि और उसको समझाया नेटवर्थ क्या होता है, उसका एक इमोशनल एस्पेक्ट था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं बेचते हैं, उसके अपने इमोशनल रीजंस थे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कैपिटल मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है जितना हम मैच्योर मार्केट्स में देखते हैं, यूएस, यूके या सिंगापुर में देखते हैं। इसीलिए यहां पे लोग जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है कैपिटल मार्केट में नहीं रखते हैं, इन्वेस्टमेंट में अलग जगहों पे रखते हैं। नेटवर्थ भी बेटर टूल हो सकता है इनकम के मुकाबले, लेकिन एब्सोल्युटली ये एरर फ्री टूल नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसी से आता है कि थर्ड बेंचमार्क ऑफ असेसमेंट पे आते हैं। रिच होने का थर्ड बेंचमार्क है फाइनेंशियल फ्रीडम एज बेंचमार्क, और फाइनेंशियल फ्रीडम आता है आपके पैसिव इनकम से। वो आपको रियल इंडिकेटर ऑफ वेल्थ क्रिएशन माना गया है, क्योंकि वो आप वेल्थ को क्रिएशन भी है, प्रिजर्वेशन भी है, और वो आपको रियल रिच बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना अर्न करते हैं या आपका कितना नेटवर्थ है। क्रिटिकल इशू यहां पर यह है कि आप जो है वो वेल्थ क्रिएशन का आर्ट एंड साइंस आपको पता है या नहीं, वही आपको ट्रूली रिच बनाता है दुनिया के किसी भी कंट्री में, दुनिया के किसी भी इकोनॉमी में। रियल रिच वो लोग हैं जिनके पास पैसिव इनकम है, और वो पैसिव इनकम उनके बर्न रेट से ज्यादा है, मतलब वो जितना पैसा खर्च करते हैं उससे ज्यादा है। अभी तक जितनी स्टडी हुई है, इसको बेस्ट बेंचमार्क माना गया है कि कौन अमीर है कौन नहीं। और हां, आप अगर पैसिव इनकम से आपका काम चल रहा है, आप टॉप 1%, इंडिया के टॉप 1% क्लब में आते हैं, और आपके पास कोई थ्रेट नहीं है कि आपकी जॉब लॉस हो सकती है या आपका कुछ और इमरजेंसी आ सकती है। रिचनेस जो है
वो एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टर्म है लाइफस्टाइल को लेकर, क्योंकि आप कैसे खुद को कैरी करते हैं पब्लिक व्यू में। अक्सर आपके लाइफस्टाइल को लोग देख के डिफाइन कर लेते हैं कि आपका ये नेटवर्क है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होता है। ये आपको सिर्फ ये दिखाता है कि आपकी लिविंग कैसी है, आपके हाथ में रनिंग कैश कितना है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, किस कल्चर से आए हैं। आपका रिच होना ये डिसाइड करता है कि आपका पैसिव इनकम क्या है। और एक डेट ट्रैप सोसाइटी में, जहां की लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है वो बहुतों का फाइनेंशियल फ्यूचर रूइन कर रहा है, आप किसी को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो अगर एक्सपेंस या लैविश लाइफ जी रहा है तो वो रिच है। ज्यादातर लोग जो यूट्यूब पे आकर वेल्थ फ्लॉन्ट करते हैं, खुद को अमीर बताकर आपको कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली वो अमीर नहीं होते हैं। और हां, मैंने अपने पूरे इस कैलकुलेशन में अंबानी जो अदानी ऑफ द वर्ल्ड को नहीं लिया है, क्योंकि वो इंडिया के फाइनेंशियल वेलबींग के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। मैं एवरेज इंडियंस की बात कर रहा हूं। मैंने कैलकुलेशन में उन लोगों को भी नहीं लिया है जिनके पास अमेरिकन डॉलर एब्सोल्यूट टर्म में 1 मिलियन है, क्योंकि वो 8 करोड़ 40 लाख बनता है। वो इंडिया में HNI और अल्ट्रा HNI में आ जाते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल में आ जाते हैं। उन अमीर लोगों के पास लग्जरी नहीं है टाइम की, रियल वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। एक्चुअली वो अपने उस परसूट ऑफ रिचनेस के ही स्लेव हैं। अपने आप से पूछिएगा, आपको किस तरह का अमीर बनना है? वेल्दी बनना है पैसिव इनकम के साथ, या सिर्फ पैसे के पीछे भागना है जहां आपके पास न टाइम होगा, न आप किसी जॉब या बिजनेस के स्लेव बनकर रह जाएंगे? सबसे जरूरी चीज है कि आपको समझना पड़ेगा कि रिच क्या होता है और वेल्दी क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई और आइडियाज हो, कुछ और सजेशंस हो, तो फील फ्री टू राइट टू अस। थैंक्स।